हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है ये किस टॉपिक पे है, सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। इशूइंग ऑफ क्रेडिट नोट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स के ऊपर है ये मेरी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मानकर चलिए आप एक सप्लायर हैं और आपने अपने रिसिपिएंट को, यानी जो आपका डेटर है, उसे जब आपने गुड्स सोल्ड किया है और आपने बिलिंग कर दी है फॉर एग्जाम्पल 10 पीस क्वांटिटी की, लेकिन उसने आपको कंप्लेन की है कि आपका जो गुड्स उससे रिसीव हुआ है वो 9 पीस में रिसीव हुआ है। तो उस सिचुएशन में जो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे वो कैसे इशू करेंगे। इससे पहले मैंने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को लेते हुए कई वीडियोस क्रिएट किए हैं, जिसमें मैंने टॉपिक कवर किया है ड्यू टू टैक्स डिफरेंस के कारण जो हम क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं। इसके अलावा रेट डिफरेंस के कारण हम क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं। इसके अलावा जो हम ट्रेडिंग डिस्काउंट देते हैं या कोई अनदर डिस्काउंट देते हैं क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के रूप में, उस सिचुएशन में आप कैसे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करेंगे उसके ऊपर भी मैंने वीडियो क्रिएट कर रखी है। इसके अलावा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट या डेबिट नोट कैसे इशू होता है उसके ऊपर भी मेरी वीडियो मैंने पहले से क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया मेल करके कि सर मेरी जो सिचुएशन वो ये है कि मैंने अपने रिसिपिएंट को 10 पीस कोई गुड्स भेजे और उसने मुझे बाद में क्लेम किया है कि आपका जो गुड्स रिसीव हुआ है वो 9 पीस रिसीव हुआ है। तो इस केस में जो शॉर्टेज ऑफ गुड्स है इसके लिए मैं कैसे क्रेडिट नोट इशू करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में आपको जस्ट लाइक जैसे आप सेल्स रिटर्न के केस में या परचेज रिटर्न के केस में, अगर मैं रिसिपिएंट की बात करूं तो वहां पर उसके लिए वो परचेज रिटर्न होता है, लेकिन अगर मैं सप्लायर की बात करूं तो वहां पर उसके लिए वो सेल्स रिटर्न होता है। तो इस सिचुएशन में जैसे आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं, इस सिचुएशन में भी आप वैसे कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप दो तरह से क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकते हैं, जिसमें से एक जो प्रोसेस है वो सबसे अच्छा प्रोसेस है। इसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस है वो बहुत से लोग यूज करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं डे बुक में हूं, यहां पर मैं सबसे पहले आपको एंट्री दिखाता हूं सेल की, जो मैंने अपने रिसिपिएंट को सेल किया है। मेरा रिसिपिएंट है सूरज, उसे मैंने पेंसिल सेल की है 9 पीस। यहां पर आप देखिएगा मैंने उसे पेंसिल सेल की है 9 पीस 100 रुपए के रेट से, और उसके बाद मैंने यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट में लगा दी है। मेरे लिए ये सेल है तो मेरे रिसिपिएंट के लिए परचेज होगी, वो इसकी एंट्री परचेज वॉचर में करेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले आपको स्टॉक समरी दिखा देता हूं। स्टॉक समरी आप देख लीजिए। यहां पर देखिए मैंने परचेज किया है 10 पीस, सेल किया है 9 पीस, मेरे पास जो रेस्ट क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 पीस है। अब उसने मुझे कंप्लेन किया या क्लेम किया, आप कह सकते हैं कि सर आपकी यहां से जो आपने बिलिंग की है 9 पीस की, लेकिन मुझे गुड्स रिसीव हुआ है 8 पीस, यानी 1 पीस कम आया है। तो इस सिचुएशन में अब मैं उसे क्रेडिट नोट दो तरह से इशू कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट प्रोसेस बता रहा हूं ये सबसे बेटर प्रोसेस है, इसे ही आप यूज कीजिएगा। इसके बाद मैं अनदर प्रोसेस भी बताऊंगा, आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रोसेस है वही सबसे अच्छा प्रोसेस है, इसीलिए सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात कर ले रहा हूं। तो इस सिचुएशन में आप कैसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे सबसे पहले आप वो देख लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, F11 यानी फीचर्स में आना होगा, और अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद, जिसकी शॉर्टकट की होती है F1, इसमें आने के बाद सबसे पहले आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के जो ऑप्शंस है यहां पर जो आपको अवेलेबल है ये तीनों ऑप्शंस, इसे आप यस कर लेंगे और इसे कंट्रोल ऐसे या एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के। आप एक सप्लायर हैं तो आप अपने रिसिपिएंट को हमेशा क्रेडिट नोट इशू करेंगे। जब भी आप अपने रिसिपिएंट के डेबिट साइड अमाउंट को कम करना चाहेंगे तो हमेशा उसे क्रेडिट नोट ही इशू करेंगे, और जीएसटी में एक सप्लायर ही क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकता है, रिसिपिएंट सिर्फ उसकी एंट्री कर सकता है, और रिसिपिएंट उसकी एंट्री करेगा अपने पास डेबिट नोट में। अगर सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया है तो रिसिपिएंट उसकी एंट्री करेगा डेबिट नोट में, ठीक है। और जीएसटी में जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिर्फ एक सप्लायर ही क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकता है, रिसिपिएंट सिर्फ उसकी एंट्री कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं, 1 फरवरी 2019 से पहले आप जो भी सेल करते थे, मानकर चलिए आपने 10 इनवॉइसेस सेल किए हैं या 5 इनवॉइसेस सेल किए हैं, और आपको 2-3 इनवॉइसेस में
रेट डिफरेंस या कोई भी डिफरेंसेस के कारण क्रेडिट नोट इशू करना पड़ रहा है, तो आप सभी इनवॉइसेस के लिए अलग अलग क्रेडिट नोट इशू करते थे। लेकिन 1 फरवरी 2019 से जीएसटी रूल में चेंजेस हुए, जिसमें यह कहा गया कि आप कई इनवॉइसेस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक टैली में इसके लिए कोई अपडेट नहीं आई है। यहां पर आपको कई सारे इनवॉइसेस सेलेक्ट करने के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अभी आप फिलहाल टैली में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनवॉइसेस को छोड़ के डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको टैली में अभी कोई भी ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में कि आप एक साथ कई इनवॉइसेस या उसकी डेट को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि जीएसटी लॉ में यह रूल चेंज हो चुका है 1 फरवरी 2019 से। इसके रिगार्डिंग मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है टैली की तरफ से। मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहां पर देखिए क्रेडिट नोट अब मैं इशू करूंगा अपने रिसिपिएंट को। जिस डेट को मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा वो डेट यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जहां पर मैं कर्सर को हिला रहा हूं ये डेट पर क्लिक करके, ठीक है। लेकिन मैं सेम डेट को ही कर रहा हूं, इसीलिए मैं 1 मार्च ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं वो इनवॉइस नंबर मैं यहां पर एंटर करूंगा। जैसे कि 1 है मेरे केस में, उसकी डेट डाल दूंगा इनवॉइस की। उसके बाद पार्टी, ये पार्टी ले लूंगा जिसे मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर हम लेंगे सेल्स का जो ये वाउचर है, सॉरी लेजर है, इसे लेंगे। इसके अलावा हम चाहें तो सेल्स रिटर्न का भी लेजर एक क्रिएट कर सकते हैं अंडर सेल्स अकाउंट, उसे भी हम यहां पर ले सकते हैं ताकि हम पीएल में बायफर्केट करके देख सकें। आप चाहें तो सेल्स का जो ये लेजर है इसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों केसेस में एंट्री सेम होगी, सिर्फ आपको जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी आपको ये मिक्स दिखाई देगी अगर आप सेल्स का जो ये लेजर है कॉमन लेजर ही लेते हैं सेल्स और क्रेडिट नोट के टाइम में। अब हम यहां पर जो आइटम है यहां पर हम 1 पीस डाल देते हैं, क्योंकि 1 पीस की शॉर्टेज थी, 100 रुपए के रेट से था। जो रेट आपने बिल में लगाया वही आपको यहां पर लगाना है। और यहां पर आपको आउटपुट लगाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फ्रेंड्स आउटपुट लगाना है, याद रहे इनपुट नहीं लगा सकते हैं आप। उसी की तरह एसजीएसटी भी हम लगा देंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और ये जो आपको एंट्री करनी है इनवॉइस मोड में करनी है। आपका अगर वाउचर मोड हो तो आप यहां पर अल्ट के साथ आई प्रेस करके इसे चेंज कर सकते हैं ताकि आपके पास क्वांटिटी का ये जो कॉलम है ये आ जाए। नहीं तो आप बटन बार पे भी यहां पर देख सकते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस है, इस जगह पर आप क्लिक कर लेंगे अगर आपका यहां पर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड चूज रहे। अगर आइटम इनवॉइस मोड पहले ही से है तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, यहां पर यस करके आपको अब यहां पर रीजन डालना होगा कि किस रीजन से आप ये जो क्रेडिट नोट है वो इशू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम सेल्स रिटर्न की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सेल्स रिटर्न है नहीं, ठीक है। एक्चुअल में ये सेल्स रिटर्न नहीं है, तो इस केस में आप चाहें तो इसे अदर में ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो सेल्स रिटर्न में भी ले सकते हैं, एंट्री सेम होगी, लेकिन आप यहां पर प्रॉपर रीजन डालना चाह रहे हैं तो इसीलिए आप अदर ले लेंगे। उसके बाद यहां पर बायर डेबिट नोट और डेट नहीं डालनी है, क्योंकि जीएसटी में एक सप्लायर ही क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकता है, इसीलिए इस फील्ड को आप स्किप कर देंगे। और उसके बाद नरेशन में आप लिख सकते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स, ये आप लिख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि यहां पर आप टाइप कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी आप क्रेडिट नोट को ओपन करके देखें तो आपको रीजन समझ में आए कि आपने किस लिए ये क्रेडिट नोट इशू किया था। अब देखिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आ जाते हैं स्टॉक समरी में। यहां पर हमारे पास क्वांटिटी 2 पीस रिफ्लेक्ट हो रही है क्लोजिंग में, आप देख सकते हैं यहां पर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 पीस रिफ्लेक्ट हो रहा है। अंदर चल के भी हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए 10 पीस टोटल परचेज किया था, 9 पीस सेल हुआ था, क्रेडिट नोट 1 पीस से माइनस हुआ है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 2 पीस बचा है। तो फ्रेंड्स इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। मानकर चलिए आपने 10 पीस परचेज किए, जैसे कि मेरी एग्जांपल है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, और आपने बिलिंग की है 9 पीस की, तो उस हिसाब से जो आपकी यहां पर पहले मैंने आपको दिखाया था 1 पीस क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग बैलेंस आपको रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन आपके जो रिसिपिएंट है उसने आपको क्लेम किया कि आपके यहां से सिर्फ 8 पीस आया है, यानी उसके पास जो पैकिंग गई है वो पूरी सही गई है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट से चोरी हो गया, पैकिंग उसकी परफेक्ट है, आपके यहां से कम गया है गुड्स, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्ट से हो जाए, उस सिचुएशन में भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है।
जब आपके यहां से गुड्स कम जाता है और आपका जो रिसिपेंट है क्लेम करता है कि पैकिंग पूरी सही थी लेकिन अंदर गुड्स कम निकले, तो उस सिचुएशन में जब आप फिजिकली स्टॉक को मिलाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो डायरेक्ट क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं अपने रिसिपेंट पे बिलीव करके कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है, हम डायरेक्ट क्रेडिट नोट इशू कर दे रहे हैं। बहुत से लोग फिजिकल स्टॉक को मिलाते हैं। जब फिजिकल मिलाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने 9 पीस की बिलिंग की है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास 2 पीस स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में आपको फिजिकल गुड्स दिखाई देगा। तो वही चीज आपको यहां पर भी दिखाई दे रही है। जब आप क्रेडिट नोट इशू कर देंगे इस तरह से, जो फर्स्ट प्रोसेस है, तो आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 2 पीस दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स सही बात है, जब आपके यहां से 8 पीस गया है और आपने परचेज 10 पीस किया था, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी 2 पीस होगा। तो इस हिसाब से आपकी जो ये रिपोर्टिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेंड्स आपको फर्स्ट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि सेम 2 कॉपी जैसे कि सेल्स रिटर्न के केस में हम क्रेडिट नोट या डेबिट नोट क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हमें शॉर्टेज ऑफ गुड्स के केस में भी इसे क्रिएट करना होगा। क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता नहीं, लेकिन उन्होंने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मुझे भी लगा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये इस बात पर कंफ्यूजन होगी कि इस टॉपिक पर हमें किस तरीके से क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दी है। अब फ्रेंड्स मैं यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर मानकर चलिए आप क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं, आप एक सप्लायर हैं, तो आपका जो रिसिपिएंट है वो डेबिट नोट में इसकी एंट्री करेगा जब आप क्रेडिट नोट में करेंगे। और देख लीजिए, मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जबकि ये मेरी जो कंपनी है सप्लायर के, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो रिसिपिएंट है वो कैसे एंट्री करेगा। डेबिट नोट में वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेगा, क्रेडिट नोट को देख के सप्लायर के, उसके बाद डेट डालेगा जैसा कि उसके क्रेडिट नोट में उसे रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद यहां पर पार्टी अकाउंट नेम में अपने सप्लायर का नाम यानी उसका जो लेजर है उसे सेलेक्ट करेगा। परचेज लेजर में यहां पर परचेज लेजर को भी सिलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा परचेज रिटर्न का लेजर भी वो सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न सेलेक्ट नहीं करें तो सही है, क्योंकि यहां पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न एक्चुअली हो नहीं रही है, यहां पर शॉर्टेज ऑफ गुड्स का मैटर है। तो फ्रेंड्स यहां पर परचेज लेजर में परचेज का जो लेजर है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि क्वांटिटी मैंने क्रेडिट नोट में डाली थी और आइटम सेलेक्ट किया था, सेम वही प्रोसेस यहां पर होगा, सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के केस में इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा। जैसे कि आप, क्योंकि आपके लिए जब आप परचेस करते हैं तो आप इनपुट लेते हैं, उसी तरीके से जब आप डेबिट नोट में एंट्री करेंगे तो इनपुट लेंगे एज ए रिसिपिएंट, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। नीचे में आपको जीएसटी की डिटेल्स के लिए आएगा, तो वहां पर जैसे कि आपके जो सप्लायर है उसने अदर लिया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप परचेज रिटर्न भी ले सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट नोट का नंबर और डेट है वो एंटर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक रिसिपिएंट है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पर जीएसटी की डिटेल्स दिखा देता हूं स्टेटरी रिपोर्ट्स में। यहां पर आप देख लीजिए मार्च की रिपोर्टिंग। फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं B2B में इनवॉइसेस में आपको एक इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है जो मैंने सेल किया था। उसके बाद यहां पर माइनस में आपको क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि आपकी सप्लाई टोटल 800 रुपए की हुई है, जिसके ऊपर आपका जो टैक्स बना है इंक्लूडिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 40 रुपए का बना है। टोटल 840 रुपए की सप्लाई हुई है, ठीक है। अब मैं अनदर प्रोसेस को यहां पर दिखाता हूं कि अनदर प्रोसेस से बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जो कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। फ्रेंड्स अब मैं आपको अनदर प्रोसेस बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, लेकिन मार्केट में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब एक रिसिपेंट सप्लायर को कहता है कि आपकी तरफ से ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स 2 पीस, 1 पीस, 5 पीस कम आए हैं, तो बहुत से सप्लायर क्या करते हैं, उन्हें वो जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया आपको उस तरीके से क्रेडिट नोट नहीं देते हैं, उन्हें वो डिस्काउंट के नाम से क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। उसी वैल्यूशन से जितना उसका वैल्यू रहता है उस गुड्स का, जितने भी गुड्स की वो क्लेम करते हैं, उतने ही वैल्यू का डिस्काउंट के नाम से क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। ये मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत से लोग इसे यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जेन्युइन नहीं है। इसकी जो लॉजिक है कि ये जेन्युइन क्यों नहीं है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एक सप्लायर के बेसिस पे बात करूं तो मानकर चलिए आपने अगर किसी को डिस्काउंट के नाम से क्रेडिट नोट इशू कर दिया है, इस सिचुएशन में जो अभी मैंने यह एग्जांपल लिया इस वीडियो में, तो आपके पास जो फिजिकल स्टॉक है वहां पर आपके पास, क्योंकि आपने परचेज 10 पीस किया, मेरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, और आपने सेल 8 पीस किया एक्चुअल में, भले आपने बिलिंग 9 पीस की है, लेकिन आपके यहां से एक्चुअल जो स्टॉक निकला है वो 8 पीस में निकला है, तो यानी आपके पास फिजिकल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2 पीस होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो कभी भी आपके पास जो अकाउंटिंग है,
जो आपका जो टैली में अकाउंट्स है वहां पर कभी भी आपको फिजिक जो स्टॉक है आपका वो कभी भी वहां पर 2 पीस नहीं रिफ्लेक्ट होगा, वो हमेशा वहां पर आपको 1 पीस रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी तरीके से रिसिपेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अगर वो इस तरीके से एंट्री करता है, अगर उसे सप्लायर इस तरीके से क्रेडिट नोट इशू करता है तो उसके पास भी हमेशा 9 पीस स्टॉक रिफ्लेक्ट होगा, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में 8 पीस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये सबसे मेजर बात है जिसके कारण मैं बोल रहा हूं कि ये जेन्युइन प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में यूज होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्रेडिट नोट को आपको जो यूज करना है एज ए अकाउंटिंग मोड में यूज करना है, यानी अल्ट के साथ आई प्रेस करना है, या यहां पर देख सकते हैं जैसे आइटम इनवॉइस मोड है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से रहेगा, क्वांटिटी के कॉलम दिखाई देंगे। आपको अकाउंटिंग इनवॉइस पर क्लिक करना है ताकि क्वांटिटी का यहां से कॉलम हट जाए। उसके बाद मैं सप्लायर की बात कर रहा हूं कि सप्लायर कैसे इशू करेगा, उस पर मैं लेकर बात कर रहा हूं। यहां पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेगा सप्लायर, उसके बाद डेट डालेगा इनवॉइस की, सेम उसी तरीके से ये सारे प्रोसेस हैं। यहां पर वो जो रिसिपेंट है उसका लेजर सेलेक्ट करेगा, उसके बाद यहां पर एक लेजर क्रिएट करेगा, वो किसी भी नाम से हो सकता है। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे डिस्काउंट लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके आप यहां से लेजर को देख सकते हैं। देखिए, आप अगर किसी को डिस्काउंट देते हैं तो आपके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है एज ए सप्लायर, लेकिन रिसिपेंट के लिए वो इनकम हो जाती है। तो वो जब लेजर क्रिएट करेगा एंट्री करने के लिए डेबिट नोट में, तो वो डायरेक्ट इनकम चूज करेगा। उसके बाद यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल, उसके बाद यहां पर यस करके यहां पर टैक्सेबल चूज कर लेंगे, और उसके बाद यहां पर जो गुड्स का रेट था, गुड्स के ऊपर जो जीएसटी रेट था वो यहां पर एंटर कर देंगे। उसके बाद गुड्स यहां पर चूज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पास एक और प्रोसेस होता है, यहां पर आप सेल्स सेल्स का जो आपका लेजर रहता है, डिस्काउंट की जगह आप सेल्स का लेजर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका वो 5% का मल्टीपल लेजर आपने क्रिएट करके रखा है तो। अगर आप डिस्काउंट का लेजर नहीं चूज करना चाहते हैं एज ए सप्लायर, तो अगर आपने मल्टीपल सेल का जैसे 5% का, जैसे बहुत से लोग यूज करते हैं मल्टीपल लेजर्स यूज करते हैं, वो अगर आपने क्रिएट करके रखा है तो आप डिस्काउंट की जगह उसे भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके केस में आउटपुट सीजीएसटी और आईजीएसटी, आईजीएसटी के केस में आईजीएसटी हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। इसी तरीके से आपको एंट्री करनी होगी। अगर मैं रिसिपेंट की बात करूं तो वो इनपुट ले लेगा सीजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर। इसके अलावा डिस्काउंट का जो लेजर है वहां पर मैंने बता दिया कि वो डायरेक्ट इनकम लेगा, उसके लिए वो इनकम हो जाएगी। यहां पर यस करके अब यहां पर भी आप अदर चूज कर सकते हैं या करेक्शन इन इनवॉइस चूज कर सकते हैं। सबसे सही रहेगा कि आप अदर चूज कर लें, उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लें। यहां पर जो सप्लायर है वो यहां पर कोई भी नंबर नहीं डालेगा क्योंकि वो खुद ही इशू कर रहा है क्रेडिट नोट, लेकिन जब रिसिपेंट एंट्री करेगा तो यहां पर जो सप्लायर का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट नंबर होगा वो एंटर करेगा, उसकी डेट एंटर करेगा। इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट आपको जीएसटीआर 1 में सेम जाएगा। मैंने पहली एंट्री डिलीट कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन ये प्रोसेस जेन्युइन नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं जीएसटीआर 1 में आपको एंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है क्रेडिट डेबिट नोट में, लेकिन यहां पर आपको 2 एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मैंने इसलिए 2 एंट्री की है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप 2 अलग अलग तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उस एंट्री की बात करता हूं जो मैंने अभी आपको एक्चुअल में करके दिखाई। यहां पर कुछ चेंजेस हैं, जो मैंने कहा यहां पर मैं कुछ चेंज करूंगा क्योंकि मैंने देखा था वीडियो पॉज करके कुछ एरर आ रहे थे, फिर मुझे याद आया कि जो मैंने बोला वो गलत बोल दिया, क्योंकि मैंने पहले भी जो वीडियो क्रिएट की थी वहां पर मैंने सही बोला था, लेकिन यहां पर मैंने आपको लेजर क्रिएट करते वक्त एक बात गलत कर दी बोलते वक्त, वो मैं अब आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आप डिस्काउंट का या इसी तरीके से कोई भी जो लेजर क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से, उसमें आपको क्या ग्रुप में लेना है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं लेजर ओपन कर ले रहा हूं कंट्रोल एंटर से। मैंने आपको कहा कि अगर आप एक सप्लायर हैं और अपने रिसिपिएंट यानी सामने वाली पार्टी को जब आप कोई डिस्काउंट देते हैं, किसी भी रूप में कोई भी डिस्काउंट देते हैं, तो वो आपके लिए एक्सपेंस होता है। यहां पर अभी हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर आपको डायरेक्ट इनकम लेना है। एक सप्लायर को इस तरीके का लेजर क्रिएट करते वक्त डायरेक्ट इनकम लेना है, जबकि वो जानता है कि वो उसके लिए एक्सपेंस है, लेकिन तब भी उसे डायरेक्ट इनकम लेना है। एक रिसिपिएंट को डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, जबकि वो उसके लिए इनकम है, लेकिन उसे एक्सपेंस लेना है। वो इसलिए क्योंकि जो भी इनकम होती है वो बुक होती है जीएसटीआर 1 में, और जो भी एक्सपेंस होता है वो बुक होता है जीएसटीआर 2 में। अगर आप यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे तो उस सिचुएशन में आपकी जो एंट्री है, जो क्रेडिट नोट की एंट्री है, वो रिफ्लेक्ट होगी जीएसटीआर 2 में, जबकि उसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए जीएसटीआर 1 में। ठीक है, इसीलिए आपको यहां पर डायरेक्ट इनकम लेना है एक सप्लायर को, और रिसिपेंट को डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आप याद रखिएगा।
मेरी भी एंट्री जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ लेजर क्रिएट करते वक्त ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, वो मैंने आपको अब एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अनदर प्रोसेस जो मैंने बताया था कि अगर आप मल्टीपल सेल्स के या परचेज के लेजर क्रिएट करके रखते हैं तो उस सिचुएशन में आप सेल्स का लेजर भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से क्रिएट किया जाता है मल्टीपल। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, इससे भी आप ले सकते हैं। इस केस में दोनों का इफेक्ट सेम पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी एक एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रोसेस अब मैं आपको बता देता हूं। जबकि मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने बोला था सिर्फ 2 प्रोसेस हैं, इसके अलावा एक तीसरा प्रोसेस भी है जो मार्केट में बहुत ट्रेंड में रहता है। अगर मानकर चलिए शॉर्टेज की मैं बात करूं तो बहुत से लोग इस तरीके से क्रेडिट नोट इशू नहीं करते हैं। मैं आपको सारी सिचुएशंस क्लियर कर दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहला जो मैंने प्रोसेस बताया वही बिल्कुल परफेक्ट प्रोसेस है। यूज सारे होते हैं लेकिन मैं आपको परफेक्ट प्रोसेस के ऊपर बार बार रिमाइंड कर रहा हूं कि उसे ही आप यूज करेंगे। लेकिन आपके पास फिर भी ऑप्शन है, आप चाहें तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं इसे भी आप यूज कर सकते हैं। मानकर चलिए आपके रिसिपेंट ने बोला कि मेरे यहां 1 पीस 2 पीस कम आए हैं, तो अब आप डिस्काउंट ही देंगे, लेकिन उसे अलग तरह से डिस्काउंट देंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए आप क्रेडिट नोट या जर्नल वॉचर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपके पास दोनों ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप इस कंडीशन में भी जर्नल वॉचर का यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको ओरिजिनल इनवॉइस वगैरह सेलेक्ट करने के ऑप्शंस नहीं आते हैं। लेकिन ये जो अभी तीसरा कंडीशन बता रहा हूं इसमें आप दोनों का यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्रेडिट नोट का अगर यूज करेंगे तो यहां पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहां पर वही जो इनवॉइस की डेट है वो डाल देंगे, पार्टी ले लेंगे। ये तीसरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से भी लोग देते हैं क्रेडिट नोट। अब यहां पर एक अनदर लेजर क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट नाम से मैं कर दे रहा हूं, थोड़ा इसमें चेंज कर दूंगा क्योंकि सेम लेजर टैली में सपोर्ट नहीं लेता है, डुप्लीकेट की एरर आ जाती है। मैंने यहां पर परसेंटेज लगा दिया। इसी तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट एक्सपेंस, अब यहां पर आप डायरेक्ट एक्सपेंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जीएसटी का मैटर ही नहीं है। क्योंकि अब हम यहां पर जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। यहां पर हमारा टोटल 140 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, आपको याद होगा। फिर भी मैं यहां पर 140 डाल रहा हूं। अगर मानकर चलिए अमाउंट कम ज्यादा हो तो वो अलग बात है। मेरे ख्याल से 140 या 105 रुपए का शायद डिफरेंस था, मैं 105 ही डाल दे रहा हूं। 105 रुपए का डिफरेंस था, पूरी विथ जीएसटी के साथ हम यहां पर वैल्यू डाल देंगे। ये जो था कॉस्ट सेंटर मेरा एक्टिवेट है, उसे मैं सबसे पहले डीएक्टिवेट कर दे रहा हूं। 105 रुपए, यहां पर कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगाएंगे, ये इनकम टैक्स का मैटर हो जाएगा। इस तरीके से भी लोग डिस्काउंट देते हैं क्रेडिट नोट के थ्रू, यानी जीएसटी की कोई बात नहीं करते हैं और इससे जीएसटी में आपको रिपोर्ट भी नहीं करना है। जीएसटी के जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, चाहे आप सप्लायर हैं या रिसिपेंट है, वहां पर आपको इसे दिखाना भी नहीं है। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर आप दिखाएंगे कि मुझे डिस्काउंट मिला था। इस तरीके से भी बहुत से लोग करते हैं। जर्नल वॉचर में अगर एंट्री करनी हो तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, जर्नल वॉचर में आपको इस तरीके से एंट्री करनी होगी, डेबिट करना होगा डिस्काउंट का जो लेजर मैंने क्रिएट किया था, जैसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा हुआ था, विथ जीएसटी के साथ जो अमाउंट है वो आपको डाल देना है, मतलब फाइनल अमाउंट डाल देना है। उसके बाद आपको क्रेडिट कर देना है उस पार्टी को। सिंपल एंट्री करनी है इस केस में। तो आपके पास तीनों प्रोसेस है, लेकिन जो पहला प्रोसेस है वही सबसे बेस्ट प्रोसेस है इस कंडीशन में जो मैंने सिचुएशन ली है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एंट्री करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मार्केट में और भी ऑप्शंस यूज किए जाते हैं इसे करने के लिए। बहुत से लोग तो बिल को मॉडिफाई करके दे देते हैं अपने रिसिपेंट को। इसके अलावा बिल को कैंसिल करके न्यू बिल जनरेट करके दे देते हैं। ये 2 ऑप्शंस भी हैं आपके पास अगर आप क्रेडिट नोट इशू नहीं करना चाहते हैं तो। इसके अलावा मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, मानकर चलिए उनके पास क्वांटिटी ज्यादा गई है और आपका रिसिपेंट ईमानदार है, आपको बता देता है कि आपने बिलिंग 9 पीस की है, लेकिन मुझे एक्चुअल जो क्वांटिटी रिसीव हुई है वो 12 पीस की रिसीव हुई है। तो उस कंडीशन में आप क्रेडिट नोट इशू नहीं करेंगे एज ए सप्लायर, उस कंडीशन में आप डेबिट नोट इशू करेंगे, क्योंकि आपको क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।